2023 विधानसभा की हालत खराब। दिल्ली की सर्वे टीम सतना रीवा सीधी सिंगरौली में आकर टटोली नब्ज। विंध्य में इस बार बीजेपी कमजोर। भाजपा जिला अध्यक्ष का कहना, इस बार भी विंध्य में हमारे विधायक जीतेंगे और रीवा में ऑटो सीट पर बीजेपी का कब्जा है और रहेगा। अगर बात करें आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की, तो संगठन इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। 2018 में करारी हार हुई थी। भले ही फिर सिंधिया गुट के विधायक भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई थी, मगर जनता ने 2018 में भाजपा को उसकी औकात दिखाई थी। अब पार्टी संगठन को विधायकों पर भरोसा नहीं रहा, तो 2018 की कमियों को दूर करने के लिए रीवा विंध्य में सर्वे टीम ने आकर किया सर्वे। इस बार सर्वे में प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद विंध्य में अपनी पार्टी का हुनर देखने आए थे, जिसकी शुरुआत सतना जिले चित्रकूट से हुई, जहां उन्होंने भाजपा विधायक व कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष का कहना, इस बार भी विंध्य में हमारे विधायक जीतेंगे और रीवा में ऑटो सीट पर बीजेपी का कब्जा है और रहेगा। सर, जानकारी चाहते हैं कि विंध्य क्षेत्र में सर बीजेपी कितने सीटों में मजबूत है। जैसे कि आपके शीर्ष ने तो कहना है कि हमारी स्थिति बीजेपी खराब है, तो अभी क्या लगता है सर, आपकी बैठक भी हो चुकी है, हितानंद जी आए थे सर्वे को लेके, चित्रकूट स्टार्ट हुआ, तो उसमें सर मुझे तो ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि हम अपने रीवा जिले में कहीं भी कमजोर हैं, क्योंकि मेरे अंदाज से मेरा ये मानना है कि कहीं कोई मुकाबले में ही नहीं है। मेरा कहीं किसी से मुकाबला नहीं है। पिछले 2018 के चुनाव परिणाम जो हमारे थे, हमने जिले की 8 की 8 सीटें जीती थी। हम पुनः जिले की 8 की 8 सीटें जीतने जा रहे हैं। सर, विंध्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आप मीटिंग में उपस्थित थे, तो सर विंध्य क्षेत्र में जैसे अभी मौजूदा स्थिति में आप 27 सीटें आपके पास हैं, 30 सीटें टोटल विंध्य क्षेत्र में हैं, तो सर क्या मानते हैं कि अभी स्टडीज को लेके, इनकमेंसी को लेके क्या स्थिति है सर आपके विंध्य क्षेत्र को लेके? विंध्य क्षेत्र में ये है कि हम 27 थे, तो मुझे लगता है हम 27 से 26 नहीं होने वाले हैं, कहीं 27 से हम 30 की ओर जा रहे हैं। सर, जो मतलब आजादी के बाद सर पहली बार 8 सीटें आई हैं, कई जगह पर ऐसा रिपोर्ट कार्ड लगा, तो ही आपके नेतृत्व। आजादी के बाद इस देश के अंदर बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही हैं। धारा 370 पहली बार हटी है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो निश्चित तौर पर देश की जनता यह जान गई है कि इस देश का, इस प्रदेश का, इस जिले या इस समाज का विकास भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकारें ही कर सकती हैं। इसलिए जनता पूरी तरह, अभी जो आपने कहा कि आजादी के बाद पहली बार 27 हुआ है, मुझे लगता है 23 में आप कहेंगे आजादी के बाद पहली बार 30 हुआ है। सर, ये देखी जाए कि कुछ अब क्या है, पुराने कुछ नेता की टिकट को लेकर चर्चाएं हैं कि जैसे नारायण सिंह गुड़ विधायक से हैं और भी अपने सपना से इधर साहिबा से हैं, तो क्या लगता है कि अभी जो नए व्यक्ति आएंगे तो उनमें क्या लगता है तो कि क्या व्यवस्था और क्या रणनीति होगी नई? नहीं, इस संबंध में तो देखिए हमारा कार्य क्षेत्र भी नहीं है कि कौन नया आएगा, कौन पुराना आएगा, कौन पुराना होगा, कौन नया होगा, या प्रदेश नेतृत्व और हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, हमारा प्रत्याशी होता है कमल, और हम सब कमल जिताने का काम करेंगे। प्रत्याशी कौन होगा यह हमारा विषय नहीं है। सर, जैसा कि अभी विभिन्न प्रदेश की बात को लेकर सर आपके पास समाये हैं, जैसे कि अभी बीजेपी पार्टी जिस प्रकार से सर्वे करा रही है, उनका कहना है कि विंध्य क्षेत्र में उनका शीर्ष नेतृत्व है, उनका कहना है कि हमारी बीजेपी पार्टी जो विंध्य क्षेत्र में कमजोर है। तो सर अभी क्या लगता है सर, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने भी जो है एक सर्वे कराया था, अभी क्या लगता है सर कि हम अभी कितना मजबूत हैं विंध्य क्षेत्र को लेकर या अपने रीवा जिले को लेकर? देखिए, विंध्य क्षेत्र में कोई आज की बात नहीं, सदैव से कांग्रेस मजबूत रही। कुंवर अर्जुन सिंह जैसे नेता रहे जो हमारे प्रदेश के 2-2 बार 3-3 बार मुख्यमंत्री बने, तो विंध्य प्रदेश में कांग्रेस कहीं से कमजोर नहीं रही। अब ये बात जरूर है कि हम लोग भी विधायक रहे। 2013 में यहाँ से विंध्य से 12 सीटें जीत के गई, भली प्रदेश में सरकार नहीं बनी। पिछली बारी 2018 में ये बात जरूर हुआ कि 8 सीट हम लोग हारे, इसलिए 25 तरह की बातें उठती हैं। लेकिन कांग्रेस कहीं से कमजोर विंध्य में न थी, न है, न भविष्य में रहेगी। ये जिस मुगालते में लोग हैं कि नहीं विंध्य में बहुत कमजोर है कांग्रेस, ऐसा कहीं से भी संभव नहीं। हमेशा प्रदेश में जब जब सरकार बनी है तो विंध्य का बहुत बड़ा रोल रहा। अब बड़े बड़े पदों पर लोग यहाँ हैं। सर, अब आगामी चुनाव जो है 2023 में होने सर,
तो अभी क्या लगता है सर, बिंद क्षेत्र को देखा जाए तो 30 सीटें हैं, तो 30 सीटों में जैसे बीजेपी अपना दावा कर रही है, तो आपको क्या लगता है सर, कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती से जो है उतरेगी? हमने आपसे पहले भी बोला कि देखिए, पिछली बार 2018 में जो इनके जीतने का कारण था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। आपको मालूम हो कि बिंद को स्पेशल तौर पर मैनेज किया गया, हर स्तर पर उन्होंने फोकस किया कि हमें बिंद से सीटें निकालनी है। आपको मालूम हो कि बांधवगढ़ में उनका डेरा तक पड़ गया था चुनाव के पहले, ये भी कारण रहा बिंद हारने का। बाकी कई मुद्दे ऐसे हैं, कई बातें हैं जिसमें बिंद, मैं बताया कि 2013 में 12 सीटें गई थी बिंद से, इस बार अधिक से अधिक सीटें जाएंगी। मैं आपसे इतने कहना चाहता हूँ। सर एक बात और लेंगे सर कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चली सर, इस दौरान जो है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आरोप आया कि उन्होंने कहा कि ये भारत तोड़ो यात्रा चल रही है, इस पे सर? देखिए, राहुल गांधी जी हिंदुस्तान की, अगर ये कहिए दूसरी आजादी की लड़ाई उन्होंने छेड़ी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। जब देश में अंग्रेजों का राज्य हुआ, अंग्रेज काबिज हुए, अंग्रेजों का शासन हुआ, उस टाइम महात्मा गांधी जी ने यात्राएं की, पद यात्राएं की, आजादी दिलाने के लिए। यहाँ तक उन्होंने भारत छोड़ो यात्रा की शुरुआत किया और फिर 1947 में देश आजाद हुआ। उसी तरीके से जब राहुल गांधी जी अपनी बात पटल पर रखना चाहे, सदन में रखना चाहे, उनकी बात को नहीं सुना गया, तो उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्य मुद्दों को लेकर के उन्होंने पदयात्रा किया। उस पदयात्रा में आप सबने देखा है कि लाखों लोग जुड़ रहे हैं। इतनी ठंडी, गर्मी के क्षेत्र में गर्मी, ठंडी के क्षेत्र में ठंडी, और ऐसे पदयात्रा ऐसे भी हो सकती थी कि गर्मी में जम्मू कश्मीर में पदयात्रा होती और कन्याकुमारी में ठंडी में होती, बशर्ते ऐसा नहीं हुआ। जब कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी तो गर्म प्रदेश से शुरू हुई, लेकिन इसके बावजूद भारत की जनता उनके साथ खड़ी है लगातार। तो आने वाले समय में इस पदयात्रा का देश में अच्छा माहौल है। अब मैं समझता हूँ 2023 के उपचुनावों में तो सरकार बनी रही है कांग्रेस की, उसका फायदा तो मिल ही रहा, पर इसका रिजल्ट 2024 में देखने को मिलेगा। और दूसरी आजादी की लड़ाई जो उन्होंने छेड़ी है, तो एक तरीके से ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक तरीके से जो गुलामी की है देश को, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को लेकर के इससे मुक्ति दिलाने का काम 2024 में होकर के रहेगा। तो सर ये ऐसा कैसे मानते सर, भारत जोड़ो यात्रा सर अपने बिंद में कितना असर करेगी सर देखिए आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, बिंद में पदयात्रा पूरे प्रदेश पर निकली है, आपके खंडवा से लेकर के और आगर मालवा तक, आधा प्रदेश तो वैसे भी कवर। और यहाँ भी कोई भी कांग्रेसी नेता अपने क्षेत्र में, और मैं समझता हूँ कि संगठन सब मिल करके गांवों तक पदयात्रा की गई, घर घर कई, हमने अपने खुद विधानसभा में कम से कम 7 पदयात्राएं 30-30 किलोमीटर की निकाली, उसमें अच्छा खासा जन समर्थन रहा। तो इसका असर अब फिर राहुल गांधी जी जो पदयात्रा कर रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, इसका मैसेज जन जन तक पहुंच रहा है और जनता ये समझ रही है कि कहीं न कहीं देश में बड़ी दिक्कत है, इसलिए इतना बड़ा कठिन काम राहुल गांधी जी ने उठाया और उसका रिस्पांस मिल रहा है। आप भारत में एक व्यक्ति के प्रति 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या है, इस समय कितना कर्ज है आप इसी में जोड़ लीजिए। पूरी तरह से एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कर्ज में डूब गया, मध्य प्रदेश में अलग से कर्ज है, तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत की क्या हालत है। और रही बात ये कि पूरी तरह से जनता जान चुकी है, आने वाला समय कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। सर्वे कौन करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है, कांग्रेस पार्टी का सर्वे क्या है, बीजेपी का सर्वे, मैं इन मुद्दों पर नहीं जाना चाहता, वो तो सर्वे अपने तरीके से होते ही रहते हैं। लेकिन जो जनता का माहौल है, हम जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, जनता का जो माहौल है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और कांग्रेस के पक्ष में है। और कांग्रेस के प्रति विश्वास हो रहा है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्वहारा वर्ग को लेकर के और देश में चल सकती है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जात को जात के नाम से लड़ाने का काम किया, और ये बात जनता के बीच में है। अब बिल्कुल इन सब बातों से हर व्यक्ति उब चुका है इन 10 सालों में। सर आगामी चुनाव 2023 होने वाले हैं सर, उसमें कितनी सीटें आप मानते हैं मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी सर? देखिए, इसकी काउंटिंग हम तो नहीं दे सकते, पर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से गांवों में माहौल है, इवन देन शहरों का माहौल, अभी आप महापौर देखो रीवा का, घमंड होता था
कि रीवा का महापौर 30 सालों से जीत रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी जीती है, शहरी अंचल में भाजपा है। जब शहरी अंचल हम जीते, जहाँ की बड़ा घमंड है रीवा में कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का बड़ा वर्चस्व है, यहाँ के विधायक मंत्री, रीवा मॉडल चलता है पूरे प्रदेश में, ऐसा चलता। क्या हुआ महापौर में? महापौर का रिजल्ट आप सबने देखा, जनता उबी हुई है। आने तो दीजिए 2023 का चुनाव, फिर देखिएगा कि क्या रिजल्ट आता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर विगत वर्षों की भांति होगी मैराथन। विंध्याचल क्षेत्र में बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबंधित संस्था टीच टू इच वर्तमान में निःशुल्क कोचिंग सेंटर संचालित कर रही है, जिसमें करीब 500 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिसमें बालिकाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। आयोजित होने वाली मैराथन विंध्य क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के लिए समर्पित है। आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते संस्था के प्रेसिडेंट डॉक्टर राकेश पटेल ने जानकारी दी है। डॉक्टर पटेल ने कहा है कि पिछले 2 वर्ष से कोविड-19 के चलते छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो मैराथन होती थी वह नहीं हो पाई थी। इस वर्ष फिर से उसका आयोजन 22 जनवरी को सुबह 6 बजे से आयोजित हो रही है। कार्यक्रम में लगभग 500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस कार्यक्रम में रीवा और रीवा से बाहर की छात्राएं भी पार्टिसिपेट करेंगी। यह दौड़ रीवा यूनिवर्सिटी से कलेक्ट्रेट तक होगी। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य है कि छात्राओं को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय से निकलकर कलेक्ट्रेट तक सफर तय करना है। आइए आपको सुनाते हैं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पटेल को आयोजित पूरे कार्यक्रम के संबंध में क्या जानकारी दी है। अब देखेंगे तो वो ही 8वीं, 9वीं, 10वीं मैक्सिमम बहुत ही कम घरों में, अब बहुत ही कम गाँव में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट महिलाएं मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम पिछड़ रहे हैं। और एक बात मैंने जो महसूस की है कि बिना शिक्षा के बढ़ावा दिए या बिना नारी को शिक्षित किए हम किसी भी कीमत पर समाज को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो नारी शिक्षा या महिला शिक्षा के ऊपर ये एक तरह का प्रोग्राम है, जिसकी हरी झंडी सुबह कुलपति जी रहे, शायद उनका एक प्रोग्राम है तो हो सकता है वो ना रहें, तो प्रोफेसर एन.पी. पाठक और प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा जी के हाथों इसका उद्घाटन होगा। आपराधिक नाबालिगों पर भी दर्ज हो सामान्य व्यक्ति वाली धाराओं के मामले। विश्व हिंदू परिषद अपराधियों के द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का उपयोग कर वारदातों को अंजाम दिलाया जाता है, जो वारदात को अंजाम देने के बाद कम उम्र होने के चलते बच जाते हैं। ऐसे आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जहां ज्ञापन सौंपने पहुंचे पदाधिकारियों ने बताया कि अपराधियों के द्वारा बच्चों को उपयोग कर खासकर विश्व हिंदू परिषद के लोगों पर हमले करवाए जाते हैं। आने वाले समय में भयावह स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए उन्होंने मांग की है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सामान्य अपराधियों के ऊपर दर्ज होने वाली धाराओं के तहत मामले दर्ज हों, जिससे ऐसे अपराधियों को बढ़ावा ना मिले। आइए सुनाते हैं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ ज्ञापन लेने पहुंचे नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला को पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। राष्ट्रपति महोदय के नाम पर कलेक्टर सर के माध्यम से इसमें जो प्रमुख मांग है संगठन की, वो इसमें ये बताया गया है कि 8 जनवरी 2023 को असम के करीमगंज ज़िले में एक घटना घटित हुई है। बजरंग दल के 16 वर्षीय कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। उसके अतिरिक्त 4 बिंदुओं पर अन्य बिंदु हैं, उस पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। उनकी अपनी मांगें हैं बजरंग दल की, ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया, द्वारा उचित माध्यम इसे अग्रेसित कर दिया जाएगा। विप्र सेवा फाउंडेशन ने किया कन्या के विवाह में सहयोग। विप्र सेवा संघ ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए रानी तालाब निवासी स्वर्गीय रमेश शुक्ला की बेटी के विवाह में हर संभव सहयोग किया। विवाह 19 जनवरी को होने वाले विवाह में सहयोग के तौर पर 21,000 रुपये नगद व जरूरी सामान जैसे सोने चांदी की ज्वेलरी, सोफ़ा, डबल बेड, अलमारी, टी.वी. ड्रेसिंग, श्रृंगार का सामान, बर्तन व अन्य आवश्यक सामग्री का सहयोग किया। 9 to 5 का जॉब कर लो तब तक आराम से, है ना, तो कुछ पैसे आमदनी होने लगे, घर में माँ को थोड़ा सा संबल भी होने लगे। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भी भविष्य तुमको लगता है संकट में हो तो हम लोगों को याद करना,
तभी तुम्हारी मदद करेंगे एक सुरक्षा कवच के रूप में। आप लोग भी महिला उसमें जुड़िए। हम लोग बिल्कुल मैम, मैं तो जिस दिन वहाँ से आई हूँ मम्मी से मैंने ये बोला, भैया से बोला कि इसके बाद मैं सर को कॉल करूँगी, मैं भी सर के साथ मैंने बोला भाई कुछ नहीं करना, आप जहाँ भी रहते कस्टमरों को जागरूक करिए, कहीं आकर बैठ जाइए उनसे। जितना बोले सर उतना किए, जरूरत से ज़्यादा किया, जितना बोला सर ने उससे ज़्यादा ही किया है। आप दीदी इतना नहीं लग रहा था कि किसी कोई करेगा, जैसे कुछ भी नहीं था ना, और घर में सभी परेशान थे, घर वाले इतनी मदद नहीं की जितना सर ने कर दिया। सर का तो काम ही है गरीबों के मसीहा हैं सर। ये तो सब ईश्वर का काम है, हम लोग तो बस हमारे। सर ने मुझे एक ही बार ही बोला था, बस परेशान नहीं हो, सब हो जाएगा। जिस दिन मैं गई थी उसके बाद से आके मैं फ्री हूँ, नहीं मम्मी को भी पता है कि मैं पहले कैसा सोचती रहती थी, बैठी रहती थी, और कल से भैया मेरे बहुत परेशान है, सोच रहे हैं। पहले मैं जगती रहती थी रात को, अब आराम से सो रही हूँ, बस हाँ काम करने के बाद सो रही हूँ। रैन बसेरा की व्यवस्था सिर्फ कागजों तक ही सीमित। रैन बसेरों में बदइंतजामी गंदगी से करा रहे हैं लोग। रैन बसेरों में अव्यवस्थाओं का बसेरा। रैन बसेरों में बदइंतजामी गंदगी और अव्यवस्थाओं से करा रहे हैं लोग। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां गरीब और बेसहारा लोगों को रात बिताने के लिए बनाए गए रैन बसेरे का हाल बहुत बुरा है। हार और गंदगी का आलम है। करोड़ों रुपए की लागत से बने आश्रय स्थल में ना तो शुद्ध पेयजल का इंतजाम है और ना ही शौचालय साफ सुथरे हैं। बताते चलें कि प्रकाश चौराहे के पास संजय गांधी अस्पताल के पास आश्रय स्थल यानी रैन बसेरा है, जिसमें 2 कमरे, शौचालय और स्नानागार है। महिलाओं के लिए शौचालय की अलग से व्यवस्था है। दोनों कमरे में कई पलंग हैं, सभी कमरे में पंखे लगे हैं। शौचालय और स्नानागार गंदगी से अटे पड़े हैं। देखने से लगता है मानो यहाँ महीनों से साफ सफाई नहीं हुई है। यहाँ रात बिताने वाले गरीब और बेसहारा लोगों का कहना है कि गंदगी के कारण यहाँ रुकना भी मुश्किल हो जाता है। शौचालयों में जगह जगह लगे जाले भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि साफ सफाई यहाँ नहीं है। क्या नाम है आपका? गुड़िया। अच्छा, कब से रह रही हैं यहाँ? 2 साल। 2 साल हो गए। क्या क्या व्यवस्था मिलती है आपको? बाबू खाना इसके अलावा साबुन, तेल कुछ नहीं, चाय वगैरह कुछ नहीं? नाश्ते में कुछ नहीं? क्या नाम है आपका? कब से रह रही हैं यहाँ? हो जाए फागुन नहीं तो 2 साल हो गए। अच्छा, तो ये बताइए रैन बसेरे में आप रहती हैं, क्या व्यवस्थाएं मिलती हैं आपको? कुछ नहीं मिलती साहब। हाँ। काम मिलता हुआ है, भोजन का भी बाहर शाम नहीं जाता, बस पानी कुछ नहीं आता। चाय, नाश्ता, साबुन, तेल, गंदी कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता है। खाऊ को जाना तक कब हम बता छोड़ना रहता, कमल का बता कुछ ये बताई के नौन्हा मिलता है और न बताई साल मिला ना, या पहिरा का जब हम बच्चे पहिरा न उतारन पाई तब पहिरी है। खाना नहीं मिला निकाह ढंग के, अब बेड़े हैं हमारा इनका कारीबा बात छत्तमा कहाँ नहीं आ भिखारी का जागा है। पहले बताई ये कई दिन के दे सातन दे, कई साल का 2 साल होगा का देत है। अला 4 करोड़ का रोज है 10 का दे। 10 का का मिला था आदमी के? पैसे न कटत हुई, न तेल मिला, न साबुन मिला, मना 1-1 पैसा का दवा था, भीखा को नहीं दे। आय पहले बताई कौआ भीख दे भैया। जब कोई यहाँ नेता या स्थानीय विधायक आता है निरीक्षण में तो आप लोग नहीं दिक्कत करती है? हम जैसे ऐसा है कि हम दिन भर के मांगा चले जाते। आज तो जानी तक ना अधिकारी या बताया हुआ कहीं इनके चुप रहे 10 दिन पर मनाई ऐसा शकील का। धमकाते भी हैं, धमकी भी देते हैं, धमकाते हैं। हाँ कहीं नहीं रही था। तो क्या दिक्कत है आ रही है? यहाँ दिक्कत जहाँ तो मेरे को ये है सर, मेरे को जहाँ देखो गरीब तो बनाया है भगवान है। जब मांगूंगी नहीं, जाचूंगी नहीं, कहीं जाऊंगी नहीं तो अपने से तो आएगा नहीं। क्या व्यवस्था नहीं मिलेगी?
यहाँ व्यवस्था मेरे को चाहिए, जब सर मेरे को छाया छात्र नहीं है वो मैं चाहती हूँ। मतलब यहाँ कब तक ठहरूंगी हैं? खाने पीने की व्यवस्था? खाने की व्यवस्था वही है, वही पानी की नहीं दार आता है, सब्जी आता है, कभी कच्चा रहता है, रोटी है तो आधी जली रहती है। तो उससे अच्छा तो हम खुद ही जब बना के खा लेते हैं। वही गोरू को नहीं यहाँ पे रिया दिए हैं, अब व्यवस्था कुछ भी नहीं है, ना तेल साबुन कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम लोग मांगने जाते हैं। कुछ अधिकारी किसी बात की आपने इस संदर्भ में? अधिकारी से तो नहीं किए सर, अकेले जौन की जगह तो मैं नहीं गई। यही है आपके द्वारा से जो अगर मेरे को मदद मिल जाती ना, कहीं भी जाऊँ है तो डिग्गी झोपड़ी बना के जाऊँ है, अपना खुद की रहती नहीं करे दवाई दारू कुछ नहीं, कौन नहीं। जैसे यहाँ कोई बीमार होता है उस दौरान यहाँ कौन रहता है देखने के लिए? कौन नहीं दे आवा, कौन नहीं आवा है। यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं की गई उपचार की? कौन नहीं है, कौन नहीं आवा जाए। फिर कैसे आप लोग इलाज कराते हो, कैसे ठीक हो जाते हो? बस अपन गोली दवाई नहीं बैठ रहा है, गुहार मारा चिल्लात। क्या नाम है? एक हाँ रुकमनी। क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत भैया मैं दवाई के दिखा, मैं परेशान है ना, आज परसों से परेशान है ना, चक्कर घुमा में दांत और सब बच जाते हमारे, एक चक्कर आवत है। दवा आपके बगल में रखी हुई है टेबल, अब खरीदे ना, 20 रुपया के एक जने से मंगाया। कोई नहीं है, कोई बीमार हो जाए कुछ नहीं है, कौन नहीं है, दिखाइए सुनैया। शासन प्रशासन से क्या मदद चाहती है? मीडिया के माध्यम यहाँ मदद चाहते हैं कि दवाई करें, दारू करें, देखे सुनाए, जैसे बेड दी नहीं था सबका सेवा करे, कहूँ अधिकारी के गरीबन के दवाई दारू दे कराए। अधिकारी यह कहा थे कि पूरी व्यवस्था कराई गई, तो कहा कुछ व्यवस्था ही है? कहाँ है, को है, कौन व्यवस्था नहीं है। नाम बता व्यवस्था वहाँ पानी दार है, पानी सब्जी रुक्मिनी। खाना वाना तो मिला था, भात मिला था, दाल रोटी मिला थी, लकड़ी का डत्ता पे का मिला था, तेल साबुन नहीं मिला, निर्मा कुछ नहीं मिला, तेल साबुन। जैसा कि मध्य प्रदेश में सब्जियों का सितम लगातार जारी है, उसे लेकर ये जो है यहाँ से जो गरीब हैं, गरीब तबदील के लोग हैं, तो क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे रजाई गद्दा और कंबल और चादर गद्दे सभी की व्यवस्था है रहने की। जैसे मैडम साफ़ सफाई देख रहे हैं, साफ़ सफाई मतलब स्मेल ज़्यादा आ रही है, आपने कहा कि भी साफ़ सफाई करके गए हैं, उसके बावजूद भी वो क्या है, इनके कारण थोड़ी बहुत हो ही जाती है, अब सारा दिन आना जाना इनका लगा रहता है, तो क्या थोड़ा बहुत। कुल कितने महिला पुरुष मिला कितने लोग? महिला ये 16 है और पुरुष 11 है। जैसे मान लीजिए ज़्यादा संख्या हुई तो क्या करते होंगे? तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था है। अच्छा, खाने के लिए सेवा संकल्प से आता है खाना दोनों टाइम का, सुबह आता है 12:30 बजे और इधर शाम को 6:30। नाश्ता वगैरह कुछ नहीं? नहीं नाश्ता वगैरह। अगर इन्हें बीच में भूख लगा तो और तो कहीं से नहीं आता है, बस 2 टाइम का खाना वाना। अलाव की व्यवस्था क्या है? नगर निगम से आती है लकड़ी, तो दोनों टाइम का। कितनी लकड़ी गिराते हैं फिर भी? 25 किलो पूरा दिन, उसी में दिन रात बीत जाता है। 25 किलो में पर डे 25 किलो। 25 से 30 जी अपना कार्रवाई की गई अभी तक? देखिए, हमारे जो रैन बसेरे हैं वो अभी टेंडर पर दिए गए हैं, हम टेंडर पर संस्थाओं को दिए गए हैं, उनके द्वारा साफ़ सफाई की व्यवस्था है और खाना भी उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है। साफ़ सफाई की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर डे सफाई होती है, प्रतिदिन सफाई होती है और ऐसी कोई हमारे पास अभी तक शिकायत नहीं आई है हमारे पास। सर मैं अभी गया सर, आपकी जहाँ आपकी बताया आपने कहा कि साफ़ सफाई होती है। जी हाँ, मैं गया सर, आपको मैं कहता हूँ सर 5 मिनट चले जाइए, इतनी स्मेल आ रही है सर, आप बोले व्यवस्था नहीं सर। अब ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हैं तो हम उसको चेक करवाएंगे, दिखवाएंगे, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। सर दूसरी बात सर, वो छोटे तबके के लोग हैं, वो शिकायत आपको तक कैसे पहुँचाएंगे सर? उनको वो तो ना समझे सर। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, हमारे द्वारा ये मोबाइल वैन के नाम से एक गाड़ी भी हमारी चल रही है, जो कि रात में रोड पर सड़कों पर गरीब लोगों को जो सोते हैं तो उनको उठाकर भी हम उनको रैन बसेरे में ले जाते हैं, आश्रय स्थल पर उनको सुलाया जाता है। आप यदि रात में कभी भी आप देखेंगे तो रात में हमारी गाड़ी विजिट करते हुए नए बस स्टैंड में, पुराने बस स्टैंड में, सिरमौर चौराहा में आपको गाड़ी हमारी दिख जाएगी। उसमें कुछ लोगों से बात की गई, वो लोग 2-2 साल से रह रहे हैं, तो 2 साल में क्या कभी आपने कभी वहाँ जाके जांच नहीं किया, या खाने की गुणवत्ता या साफ सफाई को लेकर के? नहीं, हमारी टीम तो हमेशा लगातार विजिट करती है और निरीक्षण भी करती है, पूरी व्यवस्था है। का कहना है कि 2 साल से हम रह रहे हैं ना, तो हमको साबुन मिलता है, हमको तेल मिलता है, खाने की गुणवत्ता जो है, दाल तो है, पानी तो है दाल में, लेकिन दाल नहीं है, आलू की सब्जी तो है,
उसमें पानी है, आलू नहीं है। नहीं, ऐसा तो हमें 2 साल से ऐसा कंटिन्यू चल रहा है, उनका कहना है ऐसा। ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हैं तो हम उसको चेक करवा लेंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई लिखित में कोई शिकायत आई नहीं है हमारे पास। सर क्या अगर शिकायत नहीं होती तो क्या जारी है? नहीं, निरीक्षण तो हम हमेशा करते हैं भाई, हमारी टीम जाती रहती है, मैं खुद भी जाता हूँ। नहीं, हमारे जब हम गए तब तो पूरी सफाई होती है वहाँ पे, ऐसे कुछ नहीं। अब आप ऐसा बोल रहे हैं तो हम उसको फिर से दिखवा लेंगे, चेक करवा लेंगे, और जो यदि ऐसा कुछ अनियमितताएं पाई जाती हैं तो संस्था के खिलाफ उसमें कार्रवाई की जाएगी। खाने का मेन्यू क्या है डेली का? खाने का अलग अलग रहता है, दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी सीजनल सब्जी होती है वो उनको प्रोवाइड कराई जाती है। सर लेकिन वहाँ का लोगों का कहना है सर कि हमको जो है डेली चावल दाल और रोटी सब्जी वही मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब दाल चावल रोटी सब्जी में उनको प्रोवाइड कराया जाता है, सब्जी में जो भी सीजनल सब्जी होती है रेगुलर वो मिलती है। खाना बनता है वही रात में भी दिन में भी दिया जाता है? नहीं, खाना दिन में भी मिलता है और शाम को भी मिलता है हमको। मिलता है, लेकिन वही खाना दिन में बनेगा वही। अब दाल चावल रोटी सब्जी तो मिलेगी, वही ठंडा खाना तो बाहर नहीं, ठंडा नहीं मिलेगा, उनको गर्म ही मिलता है। और वहीं सामने हमारी दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना है, रसोई के माध्यम से ही उनको खाना प्रोवाइड कराया जा रहा है। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि जो खाना सुबह मिलता है वही शाम को भी मिलता है, खाना कच्चा भी रहता है। नहीं, ऐसी तो हमारे पास अभी तक कोई ऐसा वो नहीं आया है। यदि आप ऐसा बोल रहे हैं और ये लोगों की ऐसा शिकायत है तो हम उसको चेक करवाएंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि निरीक्षण तो हमारी टीम हमेशा करती है, रेगुलर करती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अलाव के लिए वहाँ व्यवस्था क्या है? अलाव हमारा जल रहा है उसमें आश्रय स्थल में हमारा अलाव जल रहा है। कितने किलो लकड़ी जाती है सब डेली? अब लकड़ी तो रखवा दी जाती है, जब भी खत्म हो जाती है तो फिर से रखवा दी जाती है, ऐसा कोई वो नहीं। कितनी लकड़ी वहाँ प्रोवाइड कराते हैं सर अपने नगर की तरफ से? अब किलो के हिसाब से तो नहीं जाती है, वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है, लेकिन अलाव के लिए कोई लकड़ी वहाँ पे अभी उपस्थित नहीं था। नहीं, अलाव तो डेली चल रहा है हमारे यहाँ से। बट वहाँ लकड़ी कोई किसी प्रकार का लकड़ी नहीं था? नहीं, लकड़ी है वहाँ पर, ऐसा नहीं है। अलाव हमारे यहाँ से प्रतिदिन जल रहा है अलाव। सिनेमा चौराहे पर भी जल रहा है, साईं मंदिर में भी जल रहा है, और हमारी मोबाइल वैन भी चल रही है। जो भी हितग्राही आपको रोड में मिलते हैं, अभी आपसे भी हमारा निवेदन है, जो आप लोग को यदि रोड में कहीं आपको दिखते हैं तो मोबाइल वैन के माध्यम से उनको आश्रय स्थल में सुलाया जाता है। ठंड में किसी को सोने नहीं दिया जाएगा, ऐसा शासन का निर्देश है, हम उसी का पालन कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग के कार्यकर्ताओं की हो रही हत्या के विरोध में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जिले भर के अनुविभागीय अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि देश में हिंदू संगठनों, उनके कार्यकर्ताओं और हिंदू नेताओं पर हमले कर उनकी हत्या करने की कई घटनाएं सामने आई हैं। 8 जनवरी 2023 को असम के करीमगंज जिले के लोवीरपुरा में बजरंग दल के एक 16 वर्षीय कार्यकर्ता शंभू केरी की निर्मम हत्या कर दी गई। पिछले 2 वर्षों में ही बजरंग दल के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और 32 कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। जो घटना अभी दिल्ली में हुई है वह भी चिंता पैदा करती है, जिसमें 2 हत्यारों ने एक हिंदू की निर्मम हत्या कर दी और उसके 32 टुकड़े करने के बाद कहा कि उसके निशाने पर कई हिंदू नेता भी हैं। पूरे देशव्यापी ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम सौंपा गया है, जिसमें हमारी मांग है कि पिछले कुछ समय में ऐसा देखने को आया है, एक नया पैटर्न आतंकवाद का चल चला है। छोटे बच्चों को बहला फुसला करके और लगातार उनसे हमले करवाए जा रहे हैं। तो इसमें संगठन ने ये मांग रखी है राष्ट्रपति महोदय से, ऐसे कानून बनाए जाएं जिसमें नाबालिग जो इस तरह के व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी वही प्रकरण दर्ज हो जो बालिग लोगों पर दर्ज होते हैं, क्योंकि ये सोची समझी साजिश होती है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। साथ ही ऐसा देखने में आ रहा है कि कई जगह पर टारगेट करके बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो असम का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, या ऐसे अन्यत्र पूरे देश में हर जगह चल रहा है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हैं उनको रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाए। यदि नहीं बनाए जाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमारे देश का माहौल बहुत ही अस्थिर होगा। और इन्हीं सभी मांगों को लेकर के आज हम सभी पूरे देश भर में राष्ट्रपति महोदय का नाम ज्ञापन दे रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? दिव्यांशु गौतम, बजरंग दल जिला संयोजक। सेक्शन राइटर 4000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, तहसीलदार के नाम से मांगी थी घूस। सिमरिया तहसील में पदस्थ सेक्शन राइटर 4000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। सेक्शन राइटर रावेंद्र शुक्ला के द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत पीड़ित के द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त गोपाल सिंह धाकड़ को मिली थी। शिकायत की सत्यता की जांच करवाने के बाद आरोपी को 4000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनाने के नाम पर राम कलेश साकेत नाम के युवक से आरोपी ने रिश्वत मांगी थी। ट्रैप कार्रवाई करने के बाद लोकायुक्त की टीम पूर्वा फॉल रेस्ट हाउस ले गई, जहां आगे की कार्रवाई की गई है।
ट्रैप कार्रवाई के संबंध में एसपी गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि शिकायतकर्ता से तहसीलदार के नाम पर रिश्वत मांगने की बात सामने आई है। उस मामले की भी जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राम प्रकाश साकेत बड़ा के रहने वाले एमआई सेमरिया के, उनने जो है एक आवेदन दिया था तहसील कार्यालय तहसीलदार को सेमरिया में। उनका गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनना था। उनकी मदर और उनके बच्चे जो भी बीमारी है उसका इलाज के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। तो करीब 1 माह से ऊपर से उनका आवेदन वहाँ पेंडिंग है। वो बार बार गए, तहसीलदार से भी मिले, रीडर से भी मिले, तो उन्होंने फिर जो है उसके बाबू जो है रावण शुक्ला, उसके द्वारा उसने आवेदक से 5,000 रुपये की मांग की, जिसमें से 1,000 रुपये पहले ले भी लिए थे, उसके बावजूद भी काम नहीं किया। तो फिर जो है वो परेशान होकर उसने हमारे यहाँ शिकायत की थी। उस शिकायत का पूरा वेरिफिकेशन कराया, सत्यापन कराया, सही पाई गई। उसी तारतम्य में आज जो है रावण शुक्ला जो रीडर है तहसील सेमरिया का, उसको 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई अभी सेमरिया में जारी है। बारात में आया युवक, नाचते नाचते हुई मौत, मचा हड़कंप। हरदौली कानपुर से बारात आई थी रीवा के लिए। रीवा में सभी बारातियों को अतिथि गेस्ट हाउस रविनगर में रोका गया था। शाम को बारात निकली। उसी दौरान अभय सचान पिता मूलचंद्र उम्र 32 साल जो कि एजी आवास विकास कॉलोनी हंसपुरम थाना नौबस्ता जिला कानपुर के रहने वाले थे। डांस करते करते एकाएक नीचे गिर गए और उनकी वहीं पर मौत हो गई। अभय सचान के साथ ही वीडियो बना रहे थे। उनके डांस करने का अभय के गिरते ही उन्होंने मोबाइल को बंद किया। अभय को उठाया, तब तक उनकी मौत हो गई थी। रीवा के संजय गांधी अस्पताल की पुलिस चौकी में पंचनामा की कार्यवाही के बाद सबको परिजनों के हवाले कर दिया गया है। हमने अभय सचान के रिश्तेदारों से उनकी मौत को लेकर बात की। बाइट परिजन अभय सचान। कॉलेज कानपुर उत्तर प्रदेश। ये कल बारात में आए हुए थे। अमरदीप गार्डन लॉन है पांडे नर्सिंग होम के पास। वहाँ पर एक शादी के कार्यक्रम में आए तो रात में डांस करते समय उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ तो वो अटैक था संभवतः, जहाँ तक हम लोगों का आइडिया है। वो तो पीएम के बाद पता चलेगा। उस अटैक के दौरान वो वहीं पर कोई रीटेक का मौका नहीं मिला और वो वहीं पे एक्सपायर कर गए। जब हम लोग हॉस्पिटल लाए तो यहाँ पे डिक्लेयर हुआ। 2 हॉस्पिटल ले गए, पहले मुरामा में ले गए, फिर संजय गांधी लाए और वहाँ पर उनको डिक्लेयर कर दिया गया। अब आपके कौन थे? वो मैं उनके रिश्ते में उनका भाई लगता हूँ, बड़ा भाई। आपका नाम? मेरा शशिकांत सचान, एडवोकेट, कानपुर कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक। जावा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खमरिया में तालाब में दबंगों का कब्जा। रीवा जिले के जावा तहसील अंतर्गत खमरिया के ग्रामवासियों तथा सरपंच पिता रामबदन वर्मा द्वारा बताया गया कि खमरिया गांव के रामायण पटेल के द्वारा तालाब को अपना जमीन बोलकर कार्य नहीं करने दे रहा है। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि यह तालाब कई वर्षों से शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन आवेदन रामायण पटेल द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने एवं शासन को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। कहीं दिए आवेदन तहसीलदार साहब के यहाँ रहन और कहीं नहीं, और थाने में जैसे कि आपको धमकी देते हैं। थाने में भी दिए। अच्छा, तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। किस थाने क्या लगता है? ये पनमार जी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। थानेदार आया, मैंने कर दिया, समझा दिया कि अपना काम करो। और क्या है, ऐसा काम नहीं चलना चाहिए। आप लोग हैं, नहीं हमें पूरी मदद जहाँ तक और करो। हम लोग मदद करना। दादाजी क्या नाम हुआ आपका? समर बहादुर। समर बहादुर, कहाँ से हैं आप? खमरिया से। अच्छा, ये आतंकवाद संबंधित ये क्या समस्याएं हैं? समस्याएं अब क्या बताए साहब, वो 2 आदमी तो आतंक फैलाए हैं। अच्छा, कहाँ के हैं ये लोग? 2 लोग खमरिया के। क्या ये मतलब कैसा आतंक फैलाए हैं? काम नहीं करने देते सरपंच को। अच्छा, सरपंच को काम नहीं करने देते, बोलते हमारे पट्टे में ये वो है। अच्छा, मतलब तालाब पट्टे में है उनके, उनका क्या कहना ये है? हाँ, है तो नहीं है नहीं ना। जैसा कि यहाँ के गांव लोग वाले जैसा बताएं कि 1975 से यहाँ क्या लगातार क्या कहते हैं मिट्टी पड़ रही थी इससे, है ना। तो कुल मिला के इनको काम नहीं कराया, काम नहीं करने देते हैं।
हमारे जान से भी ये सरकारी तालाब है, ये हम अच्छा। जानते हैं। पहले कब का पट्टा है उनका, कौन खुदाया, ये भी हमको नहीं मालूम है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग के कार्यकर्ताओं की हो रही हत्या के विरोध में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जिले भर के अनुविभागीय अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि देश में हिंदू संगठनों, उनके कार्यकर्ताओं और हिंदू नेताओं पर हमले कर उनकी हत्या करने की कई घटनाएं सामने आई हैं। 8 जनवरी 2023 को असम के करीमगंज जिले के लोवीरपुरा में बजरंग दल के एक 16 वर्षीय कार्यकर्ता शंभू केरी के एक जिहादी द्वारा चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। पिछले 2 वर्षों में ही बजरंग दल के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और 32 कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। जो घटना अभी दिल्ली में हुई है वह भी चिंता पैदा करती है, जिसमें 2 हत्यारों ने एक हिंदू की निर्मम हत्या कर दी और उसके 32 टुकड़े करने के बाद कहा कि उसके निशाने पर कई हिंदू नेता भी हैं। महोदय के नाम सौंपा गया है, जिसमें हमारी मांग है कि पिछले कुछ समय में ऐसा देखने को आया है, एक नया पैटर्न आतंकवाद का चल चला है। छोटे बच्चों को बहला फुसला करके और लगातार उनसे हमले करवाए जा रहे हैं। तो इसमें संगठन ने ये मांग रखी है राष्ट्रपति महोदय से, ऐसे कानून बनाए जाएं जिसमें नाबालिग जो इस तरह के व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी वही प्रकरण दर्ज हो जो बालिग लोगों पर दर्ज होते हैं, क्योंकि ये सोची समझी साजिश होती है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। साथ ही ऐसा देखने में आ रहा है कि कई जगह पर टारगेट करके बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो असम का मामला हो, दिल्ली का मामला हो या ऐसे अन्यत्र पूरे देश में हर जगह चल रहा है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हैं उनको रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाए। यदि नहीं बनाए जाएंगे तो उससे कहीं न कहीं हमारे देश का माहौल बहुत ही अस्थिर होगा। और इन्हीं सभी मांगों को लेकर के आज हम सभी पूरे देश भर में राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? दिव्यांशु गौतम, बजरंग दल, जिला संयोजक रीवा। महिला के साथ दबंगों ने की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। सरकार एक और जहां महिला सशक्तिकरण के दावे अपने हर उद्बोधन में पेश कर रही है और स्थानीय सरकार व पुलिस प्रशासन भी इसी बात पर जोर लगाता नजर आता है, वहीं सीधी जिले के रामपुर थाना कोतवाली से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला समेत उसके पति को भरे बाजार में लाठी डंडों और लात घूसों से पीटा जा रहा है। विजय साहू, प्रकाश साहू मार के वहाँ फेंक दिए। जब उसको तो फिर फोन लगाए बगल में, कहीं इनको मार के फेंक दिए। तो हम घर से आए, घर से जब आए तो हम देखे तो नहीं देखे तो हम कहें कहाँ मार के फेंक दिए। तो हमको मारने लगे, लेकर लाठी मारने लगे। हमारे पहले गौड़ में मारे, फिर गाड़ी में ढोस दिए, सरपंच की गाड़ी चढ़ी। तो फिर उसके बाद हमको मारने लगे सभी लोग लाठी ले लेकर। फिर यहाँ मारे, फिर हमको पटक कर मेरा झुमका भी तोड़ लिए और मंगलसूत्र तोड़ लिए। और उनमें 4-5 लोग लाठी से जैसे बर्दन के पीटे, इसलिए हमको पीट रहे थे। फिर बोले हम तुमको मार डालेंगे, जान से मार देंगे आज खिचड़ी के दिन। ये मारपीट की घटना की जानकारी किस थाने में दी है? हम कोतवाली में। जानकारी ये भी आ रही है कि काउंटर केस हो गया, आप लोग ने भी मारपीट की है? हम लोग नहीं मारे, हम पहले लाठी पकड़ रहे थे, हमको पीटने लगे। हम लाठी पकड़ रहे थे, जब हम लाठी पकड़ कर ऐसे ऐसे छुड़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हद पार न करो, हद मारना नहीं किसी को। हमारे घर वाले को मारे, हमको क्यों मार रहे हैं? लेडीज हम अकेली हैं, तुम 4 लोग हैं। तो बोले तुमको मारेंगे, उसको मार कर फेंक दिए हैं वहाँ। कुछ पुराना विवाद भी था? फिर पुराना विवाद था मेरा नहीं, पहले से। अभी हर साल लड़ाई करते हैं, सभी लोग से करते हैं। हमारे घर में अंश भी करते हैं, उस साहू लोग बहुत हैं, 100 घर हैं, हम जयसवाल लोग एक ही हैं। आरोपियों को नाम बताइए जिन्होंने मारपीट की। आरोपी वंश गोपाल साहू, विजय साहू, प्रकाश साहू, विकास साहू, मुनीम साहू। मेरा रिपोर्ट में पुलिस वाले बोलते हैं तुम्हारा रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, पूरा जो हमारी मर्जी वही लिखेंगे, चले जाओ। FIR हुई तो है अभी? मेरी FIR हुई थी, मगर कहने जब 10 बार बोले तब हम बेहोश पड़े थे। हम बोले कि हम अपने मर्जी करेंगे। हम बोले हमारा यहाँ सब गहना तोड़ लिए, छुड़ा लिए। कहते हैं कि बयान में जो होगा होगा, यहाँ कुछ नहीं लिखाना तो लिखाओ ना, चले जाओ घर। क्या चाहती है पुलिस से? क्या मदद चाहती है? हम पुलिस से चाहते हैं ये लोग को बेड़ दी, अन्याय किए हैं महिला के साथ। हम अकेली थी और हमको जेंट्स लोग मारे थे उसको। चलो हम तो अकेली महिला था ना, 4 लोग थे, हमको मार कर बहुत मारे हैं सर। हम कुछ काम के नहीं रह गए हैं आज। हमारे मुंह में इतना चोट लगा, हाथ लगे हैं, हमारे काला पड़ गया पूरे, इतना हमारे बचा है।